में देश के विभिन्न शहरों में कराटे प्रतियोगिताओं के माध्यम से हमको घूमने का मौका मिला, पर हमेशा से हमारी यही तमन्ना रही है कि प्रतियोगिताओं में जाने से लेकर आने तक प्रतियोगिता यात्रा का पूरा वृत्तांत एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से आपसे साझा करूं। वहां पर घटी अजीबोगरीब घटनाएं, बच्चों द्वारा किए गए एडवेंचर तथा आई दिक्कतों का सामना भी आपसे साझा करूं। आइए आप भी हमारे साथ इस अनोखे और रोमांचकारी नैनीताल ट्रिप का आनंद लें। ये नैनीताल ट्रिप 19वीं नॉर्थ इंडिया वादोकाई कराटे प्रतियोगिता 2020 जो अभी कुछ दिन पहले ही नैनीताल में हुई है। नैनीताल ट्रिप को पूरी तरीके से एंजॉय करने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए इसको फील करते हुए देखिए, आपको पूरा एंजॉय आएगा। ये प्रतियोगिता 2 वजहों से खास हो जाती है। एक तो लंबे लॉकडाउन की वजह से बच्चों ने घर पे रहकर अथाह मेहनत और परिश्रम किया है, उस मेहनत की एक कहानी है। दूसरा, लंबे लॉकडाउन में घर पे बोर होने के बाद जब प्रतियोगिता में जाने का मौका मिला तो बहुत सारे एडवेंचर इस प्रतियोगिता के दौरान बच्चों ने किए। तीसरा, 19वीं नॉर्थ इंडिया कराटे प्रतियोगिता के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत का बधाई संदेश इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्रतियोगिता और भी खास हो जाती है। आइए नैनीताल ट्रिप का एंजॉय करें। चिलचिलाती धूप, नवंबर का महीना, समय 1 बजे। धूप होने के बावजूद भी ठंडक का एहसास हो रहा था। लंबे लॉकडाउन के बाद पहली बार 28 और 29 नवंबर को नैनीताल में होने वाली 19वीं नॉर्थ इंडिया कराटे प्रतियोगिता के लिए पीलीभीत जिले के सभी चयनित 11 बच्चों को दोपहर 1 बजे तक तिलक के लिए बंगाली बाबा मंदिर परिसर में एकत्र होना था। आज 28 नवंबर शनिवार का दिन है। हमारे सभी चयनित खिलाड़ियों को 2 बजे तक नैनीताल राज्य अतिथिगृह में प्रतियोगिता के लिए रिपोर्ट करना था। इसके लिए हमें सुबह 5 बजे ही निकलना था, लेकिन आज 28 नवंबर को ज़्यादातर बच्चों का हाफ अर्ली एग्जाम था जो दोपहर 12 बजे तक ख़त्म हुआ था। चयनित सभी बच्चे ना तो परीक्षा को छोड़ना चाह रहे थे और ना ही कराटे कंपटीशन को। परीक्षा का मजबूत आधार हमारे पास था। इस आधार पर हमारी टीम को आज रात 8 बजे तक नैनीताल पहुंचकर रिपोर्ट करने की अनुमति मिल गई। हमने 1 बजे बच्चों को बुलाकर 1:15 पर यहां से निकलने का निश्चय किया था। सभी पेरेंट इस प्रतियोगिता को एक अवसर के रूप में देख रहे थे। काफ़ी अच्छा अवसर है ये, इतने लंबे समय के बाद कोई नेशनल लेवल का कंपटीशन फेस करेंगे ये लोग। बहुत अच्छा लग रहा है। चयनित 11 बच्चों में 9 बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ समय पर आ चुके थे और उनका तिलक किया जा रहा था, लेकिन बिलसंडा और एसआरएम कॉलेज की एक लड़की 1:15 तक नहीं पहुंची थी। देर हुई जा रही थी। 2 बजे तक जब दोनों लड़कियां नहीं पहुंची तो उन्हें छोड़कर बाकी बच्चों के साथ प्रतियोगिता में जाने का निश्चय किया गया। काफी देर हो चुकी थी।
यही देर आगे चलकर घातक साबित होने वाली थी। चलते समय अचानक दोनों लड़कियां आ जाती हैं। जल्दी जल्दी से उनका भी तिलक करवाकर पहले से ही बंगाली बाबा मंदिर परिसर के बाहर खड़ी पब्लिक बस में बैठकर बच्चे बरेली की ओर रवाना हो जाते हैं। बच्चे बस में एंजॉय कर रहे हैं। के लिए बस पकड़नी है। देर हो चुकी थी। ये देर आगे चलकर और बढ़ने वाली थी। 8 बजे तक हर हालत में नैनीताल पहुंचना था। ये देरी अपने प्राइवेट वाहन से पूरी की जा सकती थी, लेकिन बस में जाने का निर्णय बच्चों ने स्वयं एक मत से किया था। बस से अच्छा लगता है ना, उसमें अगर बैठे बैठे थक जाएंगे तो खड़े तब भी हो जाएंगे, उसमें अच्छा लगता है। अगर बस से चलिए बस, ताकि बाहर की दुनिया की जानकारी मिल सके तथा नए नए अनुभव प्राप्त हो सके। सर बस से चलिए, बस से जाने से एक फायदा होता है, हमें बाहर जाने का आइडिया मिलता है। बस से हमें समाज के बारे में पता लगेगा। दूसरी समस्या ये भी थी कि सभी बच्चे प्राइवेट कार में नहीं आ सकते थे और 2 कारों में बच्चे अलग अलग जाना नहीं चाहते थे और ना ही मैं ले जाना चाहता था। इसलिए ये निर्णय लिया गया था सोने का नहीं, जाने का जिस अनुभव को प्राप्त करने के लिए बच्चों ने पब्लिक बस में जाने का निर्णय लिया। बरेली तक पहुंचते पहुंचते उसके रुझान आने शुरू हो गए थे। उसमें आके चक्कर आ गए। चक्कर आ रहे हैं और अंतरा तुम्हारा, अब तो तुम हैप्पी हैप्पी लग रही हो। अभी हैप्पी लग रहा है। बस में जाएंगे तो मेरा दिमाग बैठ बैठ हो जाएगा। ये दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है बहुत तेज से। दूसरा, बरेली तक जाने के सफ़र में बच्चों को बहुत जल्द एहसास होने लगा था कि शायद उन्होंने बस में जाने का गलत डिसीजन लिया था। वंशिका, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा बेकार। आप लोग बोले थे बस से चलो, हम क्या मजे आएंगे, हमने भी बस से बोल दिया, अब तो चक्कर आ रहे हैं। बरेली पहुंचकर हमको पुराने बस स्टैंड से 3 बजे वाली उत्तराखंड डिपो की हल्द्वानी जाने वाली बस पकड़नी थी, लेकिन बच्चों की देरी के कारण हम लोग 4 बजे बरेली के पुराने बस स्टैंड पहुंचे। 3 बजे वाली बस जा चुकी थी। 4 बजे वाली बस भी निकलने को खड़ी थी, लेकिन हम लोग इस बस में ना बैठकर उसके पीछे खड़ी हल्द्वानी जाने वाली ही दूसरी खाली बस में बैठ गए, जिससे सभी बच्चों को एक साथ सीटें मिल गईं। 4:30 बजे बस बरेली पुराने बस स्टैंड से हल्द्वानी के लिए रवाना होती है। जाम के कारण बरेली से बाहर निकलते निकलते 5:30 बज चुके थे और बस भी खचाखच भर चुकी थी। उसमें पैर रखने की भी जगह नहीं थी। अंधेरा भी हो चला था। देर पर देर होती जा रही थी। इस बार बच्चों को बस में चढ़ने से पहले बोमिकाइंड की गोली देने से उनकी हालत में थोड़ा सुधार था और बच्चे एंजॉय कर रहे थे। फाइट के लिए आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, लेकिन हालत खस्ता ना हो तो बस में जा रहे हैं। हमें ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम पहली बार फाइट करने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है पहले भी फाइट कर चुके हैं, लेकिन ये मेरी पहली फाइट है। बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी बस से सोने पे। ऐसू भी बस में खूब एंजॉय कर रही थी। हालांकि ऐसू अपनी कार को छोड़कर पहली बार बस में सफर कर रही थी। बोलो ऐसू कैसा लग रहा है बताओ। अच्छा बोलो, कैसे बोलो? कैसा लग रहा अच्छा है? हाँ? कैसा लग रहा है? देखो, ऐसे कर दो, ऐसे।
क्योंकि पब्लिक बस में लड़कियों को शोर मचाने को नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने सर दर्द की शिकायत शुरू कर दी। और उनके सिर का दर्द तब जाकर सही हुआ जब उन्हें ज़ोर ज़ोर से अंताक्षरी खेलने की अनुमति मिल गई। उनका दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन और पैसेंजर के सर में दर्द होने लगा। वो सर का दर्द और जो बस के पैसेंजर हैं उनमें ट्रांसफर हो गया। उनके बस अपनी गति से चली जा रही थी कि एक समस्या ने और घेर लिया। बाहर सड़क पर कोहरा आ गया था, जिससे बस की गति धीमी हो गई थी। 8 बजे नैनीताल तो क्या, हल्द्वानी पहुंचना भी मुश्किल लग रहा था। देर पर देर हुई जा रही थी। हल्द्वानी पहुंचकर रात के समय ऐसे कोहरे में दुर्गम पहाड़ी रास्ते पर बच्चों को लेकर सफर करना भी खतरे से खाली ना था। 9 बजे हमारी टीम हल्द्वानी पहुंच जाती है। हल्द्वानी से नैनीताल की बसें भी 7 बजे बंद हो चुकी होती हैं। रात के समय ऐसे कोहरे में छोटी गाड़ियों से पहाड़ पर जाना जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन ना पहुंचने पर प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता था। अब दुविधा की स्थिति थी। रात में पहाड़ पर जाते हैं तो बच्चों को जान का खतरा हो सकता है, और अगर हल्द्वानी में नाइट स्टे करते हैं तो प्रतियोगिता में डिस्क्वालीफाई होना भी निश्चित था। अगर आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिर शांत मन करके लिया एक डिसीजन, हल्द्वानी में नाइट स्टे का। हालांकि सभी बच्चों के रूम नैनीताल में बुक थे। कल 8 बजे होने वाली प्रतियोगिता के लिए प्रवेश भी नहीं मिल सकता था, लेकिन फिर भी बच्चों के जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। कई होटल देखने के बाद फाइनली एक होटल में 3 रूम मिल गए। रात के 10 बज चुके थे, बच्चे भी काफी थक चुके थे। लड़कों की टीम तो चुपचाप अपने साथ लाए हुए टिफिन को खाकर अपने रूम में आराम से सो गई थी। प्रतियोगिता में भाग लेने का अंतिम अवसर अभी भी हमारे पास था। इसके लिए हमें जल्दी सोना होगा और सुबह जल्दी उठकर प्रतियोगिता शुरू होने से पहले पहुंचना होगा और प्रतियोगिता में शामिल करने की रिक्वेस्ट करनी होगी। लेकिन लड़कियां सिचुएशन को नहीं समझ रही थीं, वो अभी भी जाग रही थीं। इसलिए उनको दी गई एक वार्निंग। 11 बज गए हैं, आप लोग इतनी देर तक जाग रहे हैं? सुबह 4 बजे उठ के आपको चलना है। अब आप रात में जागिए या कुछ भी करिए। लड़कियां भी चुपचाप सो गईं। लेकिन रात 12 बजे अचानक लड़कियों के रूम से शोर होता है। वो किसी बात को लेकर डरी हुई थी। हाँ दिखाओ कहाँ है। दरअसल रात में उनके कमरे के बाथरूम की टंकी बार बार अपने आप चल रही थी और बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल जा रहा था। टॉयलेट करने जाते तो हमने टंकी खोल दी, तो जब टंकी पानी आने लगा तो हमें लगा हमारी वजह से हुआ, लेकिन जब टंकी बंद कर दी फिर से आने लगा पानी। तभी तुम डर गई। समझाने पर कुछ लड़कियां तो समझ गईं, लेकिन कुछ लड़कियां समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार न थीं। तुम्हें किस चीज का डर लग रहा है?
वो समझने को बिल्कुल तैयार ना थी। दहशत उनके चेहरे पे साफ देखी जा सकती थी। शायद वे भूत से डर रही थी। कुछ लड़कियां अजीबोगरीब हरकतें भी कर रही थीं। लड़कियों की हिम्मत बढ़ाने पर कुछ लड़कियों का तो डर निकल गया और वे हंसने लगीं। लेकिन कुछ लड़कियों के चेहरे पर अभी भी दहशत थी। लेकिन ऐसू इन सब के कृत्य को देखकर खूब एंजॉय कर रही थी। ऐसू फिर अचानक टंकी चलने लगी और दरवाजा खुल गया। इससे लड़कियों का डर फिर वापस आ गया। यदि आप हमारे स्थान पर इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं अपनी राय। फिलहाल लड़कियों को काफी समझाने के बाद जब तक मैडम उनके साथ उनके कमरे में नहीं लेटी तब तक लड़कियों का डर नहीं गया। उसके बाद लड़कियां आराम से सो गईं। चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कितने संघर्ष करने पड़े ये सब देखिए वीडियो के अगले पार्ट में।